बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो आज इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब पे जो हमला किया गया और प्रेस क्लब में मौजूद सहाफ़ियों और स्टाफ को जिस तरीके से बेरहमाना अंदाज से बहमाना तरीके से जो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इस खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम से जुड़ी जो दीगर अहम खबरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उन खबरों की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, जो आज इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जिस अंदाज से घुसे हैं, वो प्रेस क्लब के अंदर जाना नहीं, घुसना नहीं, बल्कि उसे जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनकी तरफ से प्रेस क्लब पे हमला और दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया गया। अब यह वजह क्या बनी कि इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को इस अंदाज से नेशनल प्रेस क्लब के अंदर घुसना पड़ा? और जब इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार अंदर गए, ना प्रेस क्लब के स्टाफ को छोड़ा गया और वहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों को भी डंडों से, लातों से, मुक्कों से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नाज़रीन, रिपोर्ट यह हुआ है कि ये वाक़या, ये इंसिडेंट होने से पहले अवामी जो एक्शन कमेटी है उसके कारकुनान प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे थे। अब उसमें वकला भी शामिल थे, उसमें ख़वातीन भी शामिल थी। लेकिन इस एहतजाज के दौरान दोनों फरीकैन के माबैन जो एहतजाज करने वाले थे, अवामी एक्शन कमेटी थी, और वहाँ पर जो पुलिस के एहलकार सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे थे, उन दोनों के माबैन तनाव इतना बढ़ा कि पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कुछ मुजाहिरीन उस गिरफ्तारी के ख़तरे से डर के प्रेस क्लब में दाखिल हो गए। फिर उनको गिरफ्तार करने के लिए ये इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार इस्लामाबाद क्लब में, प्रेस क्लब में दाखिल हुए और वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जो स्टाफ था उन पे वायलेंस किया गया। जो क्रॉकरी थी उसे क्रॉकरी को तोड़ दिया गया। अब नाज़रीन, जो वाक़या पेश आया है, इस वाक़े पे जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं, PFUG के जो सदर हैं अफजल भट्ट साहब, नेशनल प्रेस क्लब के जो सदर हैं, उनकी तरफ से इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। और ये वाक़ई में ही एक शर्मनाक इक़दाम था इस्लामाबाद पुलिस का और काबिल मज़म्मत इक़दाम था। नाज़रीन, जब ये बात वज़ारत दाखिला के वज़रा तक पहुँची, मोहसिन नकवी तक पहुँची, तो उनकी तरफ से वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी को फौरी तौर पे नेशनल प्रेस क्लब भेजा गया। वहाँ पे सहाफ़ियों का इजलास होने जा रहा था। नेशनल प्रेस क्लब की मुंतखब काबीना ने अपना इजलास बुला लिया था। वहाँ पे आके तलाल चौधरी साहब ने माफ़ी मांगी कि इस वाक़े की इंक्वायरी भी करवाई जाएगी और जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया जाएगा। अब नाज़रीन, सहाफ़ियों ने तो फैसला किया है, अब से कुछ देर के बाद एक रैली निकाली जाएगी और अपना मुतालबा, जो ये हमला नेशनल प्रेस क्लब पे हुआ है, अपने मुतालबात भी पेश किए जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से खबर ही आई है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस मामले पर नोटिस लेने पे एक इंक्वायरी कमेटी, एक इंक्वायरी टीम, तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है, जिसमें सहाफ़ियों के नुमाइंदों को भी शामिल किया जाएगा और जो पुलिस के एहलकार हैं, जो इस तशद्दुद में, जो इस हमले में मुलविस हैं, उनके खिलाफ एक्शन, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखते हैं कि जो कुछ हुआ और जो मनाजिर आज प्रेस क्लब में देखे गए, जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए, नाज़रीन, ये किसी तरीके से भी इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। ये बदतरीन वाक़या था, स्याह तरीन इक़दाम था, शर्मनाक इक़दाम था। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब को ओहदे से हटाने की खबर भी चल रही है। लेकिन ये जो ओहदा है, ये ना तो वज़ारत दाखिला का है, यानी ना वज़ीर दाखिला का है, ना चेयरमैन PCB का है। मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ जो एक कंपेन भारत मोदी सरकार लेके चल रही है कि एशिया कप जीतने के बाद हमें विनिंग ट्रॉफी क्यों नहीं दी गई, उस ट्रॉफी के ना मिलने पे भारत को इतना रंज है, हालांकि साजिश भी भारत की थी। भाई, आप जीते थे एशिया कप, आप पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से और जो चेयरमैन हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, आप उससे ये ट्रॉफी वसूल करते
और कहते हैं कि हम ये ट्रॉफी पाकिस्तान से जीत के आए हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान से ये ट्रॉफी जीती है बल्कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, जो कि दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उनके हाथों से पाकिस्तान को शिकस्त देके हम ये ट्रॉफी वसूल की है। लेकिन भारत ने, जो कि सियासत खेल में मुतारिफ करवा चुका था, उसकी तरफ से फैसला किया गया कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो मोहसिन नकवी साहब ने वहां पे प्रिंसिपल स्टांस लिया था कि ट्रॉफी असूल के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन ने विनिंग कप्तान को देनी है, तो अगर कोई नहीं लेना चाहता तो फिर ट्रॉफी नहीं दी जाएगी। भारत ने मिन्नत समाजित भी की कि हमारी ट्रॉफी हमें दी जाए। मोहसिन नकवी साहब का जवाब यह था कि आप आएँ चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऑफिस में और आके आपका जो कैप्टन है सूर्या कुमार यादव, वो अपनी ट्रॉफी आके ले जाए। अब भारत को ये जो फैसला है मोहसिन नकवी साहब का इतना गिरां गुजरा है उनकी तबीयत पे कि अब भारत की तरफ से एक लॉबिंग शुरू कर दी गई है कि मोहसिन नकवी को एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन के ओहदे से बरतरफ करवाया जाए, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन के ओहदे से हटवाया जाए। जो अब मोहसिन नकवी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की भारत जो है वो लॉबिंग कर रहा है। और अभी तक इस सिलसिले में जो भारत की साजिश है, जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है वो भारत के साथ खड़ा है ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक, इतलात के मुताबिक, और जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान कभी भारत की तरफ और कभी पाकिस्तान की तरफ देखता है। अभी उसका झुकाव जो है वो किसी की तरफ नहीं, लेकिन अगर फैसला करना पड़ा तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उसका झुकाव अफगानिस्तान की तरफ हो जाएगा। लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के और भी मेंबरान हैं, क्या उनको वोटिंग राइट है? क्या भारत इस मकसद में कामयाब होगा? ये नाज़रीन देखना पड़ेगा। अब भारत को पता है कि ट्रॉफी तो हमें जाके ही लेना पड़ेगी, लेकिन भारत इस हजीमत से बचने के लिए कि जब हम पहले इनकार कर चुके हैं तो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी क्यों लें? मोहसिन नकवी को तब्दील करके एक नया चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मुंतखब करवा के फिर उससे हम ट्रॉफी वसूल करेंगे। तो देखते हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय हुकूमत और मोदी सरकार अपने इस मकसद में कितनी कामयाब होती है। अगली खबर नाज़रीन आ जाते हैं। अगली खबर है नाज़रीन, वैसे नाज़रीन इस सहाफ़ियों पे हमले पे जो सहाफ़ती तंजीमों ने रद्दअमल दिया है, अगर तहरीक इंसाफ की तरफ से तैयब बलोच पे तशद्दुद किया गया, अगर इमरान खान की तरफ से सहाफ़ी एजाज़ अहमद के साथ बदसलूकी की गई, तो अगर उनके साथ पेश आए वाक़यात पे सहाफ़ियों ने तहरीक इंसाफ के साथ जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तो यहाँ पर भी सहाफ़ती तंजीमों का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल दुरुस्त है और हुकूमत अपनी गलती खुद मान रही है कि ये गलती हुई है और ज़िम्मेदारान को कैफ़े किरदार पर उनके खिलाफ कार्रवाई और एक्शन लिया जाएगा। अगली खबर नाज़रीन डिस्कस करते हैं जस्टिस मोहसिन अपने तारिक महमूद जंगेरी साहब की। एक तो नाज़रीन जस्टिस तारिक महमूद जंगेरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर कर दी है। अब उस पटिशन में जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला है जिसमें उन्हें फरीक बनाने की दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया था, जज साहब ने पैरवी नहीं की। जज साहब बात करके कमरा अदालत से बाहर आ गए और जज साहब जिस केस में पार्टी बनना चाह रहे थे उस केस के वकला ने भी दलाइल देने से इनकार कर दिया। तो केस तो सारा खुद वहीं पे ज़मीन बोस हो गया वकला के बाइकआउट की वजह से, वकला की जानिब से अदालत छोड़ देने की वजह से, कमरा अदालत में केस को आर्गू ना करने के फैसले की वजह से। अब कराची बार ने तो सिंध हाई कोर्ट का फैसला 2 से 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। अब जनाब तारिक महमूद जंगेरी साहब, जज साहब जो 1 साल तक उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रिजू नहीं किया, बराह रास्त मुतासरा फरीक थे, वकला के सिंध हाई कोर्ट से रिजू करने से पहले जज साहब को चाहिए था कि वो सिंध हाई कोर्ट से खुद रिजू करते। कराची यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक तरफा तौर पर फैसला दिया गया है, इस केस में कराची यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा जाए, लेकिन जज साहब नहीं गए। और जब उन वकला की दरखास्तों पर सिंध हाई कोर्ट ने फैसला करने का इंदिया दिया कि पहले यह फैसला किया जाएगा कि ये दरखास्तें काबिल समात भी हैं, काबिल समात नहीं हैं, तो जज साहब वहाँ पे दरखास्त लेके पहुँच गए, तो वो दरखास्तें वहाँ से डिसमिस कर दी गई, मुस्तरद कर दी गई अदम पैरवी पे। अब जस्टिस जंगेरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दायर की, उसमें उनका ये कहना है कि वहाँ पे क्योंकि मुझे फरीक नहीं बनाया गया, तो लिहाजा 25 सितंबर का सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको कलअदम करार दे के मुझे यहाँ पे जो कराची बार की जो ज़ाहिर सी बात जो अपील आ चुकी है उसमें पार्टी बनने की दरख्वास्त ही होगी। लेकिन आज सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर तो अपील जंगेरी साहब ने दायर कर दी, अभी उनकी जो अपील सुप्रीम कोर्ट में आई है उसके मंदरजात सिर्फ इस हद तक मैंने मुलाहिजा किए हैं कि इसमें दरअसल जज साहब चाह क्या रहे हैं, उनके इस्तदा क्या है।
इंशाल्लाह कल सुबह के व्लॉग में उनके पटिशन के मंदरजात पढ़ के उसमें खबर होगी, डेफिनेटली खबर होगी। वो खबर आपके साथ सुबह के व्लॉग में शेयर करेंगे। लेकिन आज सवाल ये है कि कल जो सिंध हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है, जो जहांगीर साहब ने खुद से वहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी का फैसला उनकी डिग्री को मनसूख करने का चैलेंज किया था, उस केस में अदालत ने, सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने कराची यूनिवर्सिटी को जवाब और रिपोर्ट दाखिल करने का हुक्म दिया था। तो ज़ाहिर सी बात है कि कल अगर हेयरिंग होने जा रही है तो कराची यूनिवर्सिटी ने आज रिपोर्ट तैयार कर ली होगी और कल ये रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जो सरकार के वकील हैं वो बेंच के सामने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस के सामने रख देंगे। भी ये वजूहात हैं जिसकी बिना पे हमने जहांगीर साहब की डिग्री को इनवैलिड करार दिया। लेकिन देखना नाज़रीन ये होगा कल दूध का दूध पानी का पानी होता है या नहीं होता। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल शायद ये केस मुकम्मल हो या ना हो सकता है कि एक और तारीख पड़ जाए। लेकिन नाज़रीन, एक सवाल जो कि जहांगीर साहब के वकील ने सिंध हाई कोर्ट के सामने उठाया है कि क्या मुझे नोटिस दिया गया, यकतरफा तौर पे कराची यूनिवर्सिटी उनकी डिग्री को इनवैलिड करार दे सकती थी। और फिर जो आईनी बेंच का सवाल है सिंध हाई कोर्ट का कि क्या डिग्री के वैलिड इनवैलिड करार देने से मुतल्लिक कानून में कोई मुद्दत मुतय्यन की गई है कि 6 माह के अंदर, साल के अंदर या 5 साल तक आप किसी शख्स की डिग्री का जायज़ा ले सकते हैं और वो मियाद गुजरने के बाद आप उसकी डिग्री को छू भी नहीं सकते, आप उसकी डिग्री को क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। अब आप देखें ना कि इनकम टैक्स रिटर्न में ये होता है कि अगर आपने एक मरतबा अपने रिटर्न्स फाइल कर दिए तो दूसरे साल खुल सकते हैं, तीसरे साल खुल सकते हैं, चौथे साल, लेकिन 5 साल जब गुजर जाएं आपके रिटर्न्स गोशवारों के फाइल होने के बाद फिर वो गोशवारे नहीं खोले जा सकते। ये कानून में बाकायदा तौर पे लिख दिया गया है। लेकिन क्या आईनी बेंच का ये सवाल है कि यहाँ पर कोई ऐसी गुंजाइश, कोई ऐसी बार रखी गई है कि नहीं रखी गई? तो इसका जवाब भी जहांगीर साहब ने भी देना है और कराची यूनिवर्सिटी के वकील ने भी देना है। तो मैंने आपसे जो कहा कि इस पटिशन के जो मंदरजात हैं वो इंशाल्लाह रात को उसको स्टडी करके कल सुबह उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे कि एक्चुअली और फैक्चुअली इस पूरी पटिशन में इन अमूमी मंदरजात के अलावा और बड़ी खबर क्या है। जहांगीर साहब अपने हक़ दिफा में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या कह रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी की दरख्वास्त का तफसीली तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है। मजमूई तौर पे ये 47 पेजेस हैं जिसमें जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब का नोट भी है कि वो बेंच से क्यों अलग हुए, जस्टिस आयशा मलिक साहबा, जस्टिस अकील अब्बासी साहब का इख्तलाफी नोट भी है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का तहरीर करदा फैसला भी है। इसके अलावा जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब अलग से अपना एडिशनल यानी इजाफी नोट जो है वो तहरीर करेंगे। अब नाज़ ये जो फैसला है, इस फैसले के में जो नोट है सलाहुद्दीन पंवर साहब का, पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। सलाहुद्दीन पंवर साहब ने अपने नोट में हामिद खान साहब को जो है वो उनसे मुतल्लिक बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन पास की हैं। मैं कहने तो लगा था कि उनको एक्सपोज किया है, लेकिन फिर मैंने कहा चलें ऑब्जर्वेशन तक खुद को महदूद रखते हैं। सलाहुद्दीन पंवर साहब ने कहा कि हामिद खान साहब ने उनको ज़ाती तौर पे टारगेट किया। कैसे टारगेट किया? पंवर साहब लिखते हैं कि केस जब शुरू हुआ, मखसूस नशिस्तों का नज़रसानी की दरख्वास्तों पर कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो सलमान अकरम राजा ने और फैसल सिद्दीकी साहब ने, जो कि PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे, उनकी तरफ से बेंच पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। लेकिन जब हामिद खान साहब ने दलाइल का आगाज़ किया, उनकी तरफ से 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र करके बेंच के कुछ जजेस पे, जिसमें मैं सलाहुद्दीन पंवर भी शामिल था, उनको टारगेट किया गया, उन पे इल्ज़ामात लगाए गए। तो सलाहुद्दीन पंवर साहब ये कहते हैं कि ये जो इक़दाम था जजेस को टारगेट करने का, उन पे इल्ज़ामात लगाने का, मैं इन इल्ज़ामात के मेरिट में और इन इल्ज़ामात की जो टाइमिंग है कतई नज़र उसकी डेप्थ में जाए बगैर और लगाए गए इल्ज़ामात को का एतराफ़ किए बगैर अदालत उज़्मा की वक़ार और साख और एहतराम के लिए मैं बेंच से खुद को अलग कर रहा हूँ। यानी मलबा जो है कि वो बेंच से क्यों अलग हो रहे हैं, वो मलबा हामिद खान साहब पे डाला है और बिल्कुल वैलिड डाला गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो तहरीरी फैसला जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है नाज़रीन कि आर्टिकल 187 का अख्तियार जो इस्तेमाल किया गया, जिसमें यह कहा गया कि ये सीटें रिज़र्व सीट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं, इस तफसीली फैसले में कहा गया है कि यह अख्तियार यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अब नाज़रीन, क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकता था?
इसलिए नहीं इस्तेमाल हो सकता था क्योंकि आर्टिकल 187 का अख्तियार इन्वोक करने का आईनी और कानूनी एक तकाजा भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने थी नहीं, फैसले में कहा गया है। तफसीली फैसला कहता है कि तहरीक इंसाफ सिर्फ अदालती मावनत के लिए सुप्रीम कोर्ट में आई। तहरीक इंसाफ ने यह दावा नहीं किया कि ये सीटें रिजर्व सीटें उनकी बनती हैं, उनका राइट है। अब नाज़रीन, आपके सामने तो हकाइक मौजूद हैं। अब जजेस ने आर्टिकल 187 के तहत यह फैसला कर दिया कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। अब जजेस को माजरत के साथ ये इल्हाम, ये ख्वाब कैसे आया, या जजेस ने डिटर्मिनेशन कैसे की, जब अदालत के सामने मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ये बार बार पूछने पे कह रही थी कि ये सीटें हमें नहीं चाहिए, हमें रिज़र्व सीटें नहीं चाहिए। ये रिज़र्व सीटें आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दें, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का राइट है, आप हमें ना दें, आप अपना फैसला करें। ये सीटें हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें दें, हमारा ऐसा कोई दावा नहीं है। तो ये सलमान करमल्ला साहब ने कहा, और फैसले में कहा गया है कि जो फैसला है वो रिकॉर्ड और आइन के मुताबिक ही हो सकता है, लेकिन जो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फैसला किया गया ये हकाइक, कानून और आइन के बरखिलाफ था। तो लिहाजा मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो अक्सरियती जजेस का फैसला है उसको कलअदम करार दे के नजरसानी की दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया जाता है। फैसले में नाज़रीन कहा गया है कि पीटीआई ने, चाहे इलेक्शन कमीशन का फैसला था मखसूस नशिस्तें ना देने का, चाहे पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था, पीटीआई ने फैसला किसी जगह पे चैलेंज नहीं किया। और फिर नाज़रीन अदालत ने फैसले में कहा कि पीटीआई किसी जगह फरीक थी ना पीटीआई किसी जगह पे फरीक बनी। अब नाज़रीन आखिर में अदालत क्या कहती है? जो काजी फैसल साहब को चार्जशीट किया जाता है, अदालत कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी हुक्म नहीं दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकती। अब नाज़रीन 10 जजेस ने ये एक लाइन, एक जुमला लिख के काजी फैसल साहब के हक़ में फ़ैसला दिया है, काजी फैसल के हक़ में एक बड़ी गवाही दी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यह फ़ैसला जो अक्सरियती जजेस थे, कुछ जजेस ने तो अपने फ़ैसले पर रिव्यू कर लिया, लेकिन अक्सरियती जजेस को इस फैसले में चार्जशीट भी किया गया है। फैसले में कहा गया है कि मंसूर इरशाद साहब ने बग़ैर सुने, बग़ैर नोटिस जारी किए जो लोग मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुए थे उनको डी सीट कर दिया गया। जो तहरीक इंसाफ कहती है या जहांगीरी साहब कहते हैं कि ये एक तरफा तौर पे फैसला हो गया, जहांगीरी साहब को सुना नहीं गया, और भी कई केसेस में कहा जाता है, यहाँ पे मखसूस नशिस्तों के केस में 10 जज साहबान कह रहे हैं कि जो मखसूस नशिस्तों पे लोग मुंतखब हुए थे, मंसूर इरशाद साहब ने उनको नोटिस दिए बगैर उनको उनके ओहदों से हटा के डी नोटिफाई कर दिया। तो ये भी तो इंसाफ के तकाज़ों के बरखिलाफ था। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।